हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कन्फ्यूशियसवाद। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे कन्फ्यूशियसवाद ने चीन में वहाँ की राजतंत्र व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित किया और कैसे इसने सम्राट की जो शक्तियाँ होती है उसके ऊपर अंकुश लगाया और किस तरीके से जो राजतंत्र होता है उसको सुचारू रूप से जारी रखा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चीन के दार्शनिक विचारों ने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के बजाय सामाजिक जरूरतों को पूरा किया। इस समय उत्पन्न हुए अधिकतर विचारक नौकरशाही तथा राजनीतिक व्यवस्था की उत्पत्ति थे, जो राजनीतिक समूह से आते थे। आगे चलकर इन विचारकों ने अपने गुट बना लिए और वे उपदेशक हो गए। धीरे धीरे उनके शिष्यों ने उनकी विचारधाराओं को स्थापित किया। इनमें से ही एक विचारधारा कन्फ्यूशियसवाद थी, जिसका अनुसरण चीन ने कई शताब्दियों तक किया। कन्फ्यूशियसवाद एक पश्चिमी नाम है। चीनियों द्वारा इसे जू शियाओ या विद्वानों का उपदेश कहा जाता है। कन्फ्यूशियस कब अस्तित्व में आया, इसको लेकर विवाद है। चीनी उसके जन्म का समय 551 ईसा पूर्व मानते हैं तथा वह 479 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। उसने एक छोटे अधिकारी के रूप में कार्य किया, जैसे कि उसने गोदाम प्रबंधन, अध्यापन, अपराध के लिए दंड देने वाले तथा सामाजिक कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी के रूप में कार्य किया। आगे चलकर उसके यही उपदेश कन्फ्यूशियस संप्रदाय में परिवर्तित हो गए। उसको इस संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रवर्तक माना गया, किंतु अन्य कई उपदेशकों एवं विद्वानों ने भी इसको विकसित करने में विशेष भूमिका अदा की। चीनी समाज में कन्फ्यूशियस मत को धार्मिक अनुष्ठानों का मुख्य संवाहक माना गया और इसका उद्भव चाओ वंश के शासनकाल में हुआ। कन्फ्यूशियस ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए व्यापक यात्रा की। उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्यों ने उसके उपदेशों को दी एनालेक्टस नाम की पुस्तक में संकलित किया। उसके उपदेशों का मुख्य लक्ष्य अपने शिष्यों को राजनीति में प्रवेश प्राप्त करने हेतु आवश्यक निपुणता प्रदान करना था। कन्फ्यूशियस के उपदेश कुलीनों की आधिकारिक शिक्षा के विरोधी थे। उसका यह मानना था कि प्रकृति में सभी मनुष्य सामान्य है, किंतु उसका यह मानना उस समय में प्रचलित दास प्रथा के विपरीत था। उसका यह भी कहना था कि अच्छे और योग्य लोगों को ही आधिकारिक पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उसका यह तर्क उत्तराधिकार के नियमों के विपरीत था। चीन के साम्यवादी इतिहासकारों ने चीन के सांस्कृतिक इतिहास में कन्फ्यूशियस के योगदान को महत्वपूर्ण माना, परंतु इसको उन्होंने क्रांतिकारी की अपेक्षा सुधारवादी समझा। इतिहासकारों का मानना है कि उसने शिक्षक के रूप में लोगों को शिक्षित करना चाहा, किंतु उसकी शिक्षा कुलीनों तक ही पहुंच सकी। उसने कुलीन वर्ग के पदानुक्रम का समर्थन किया, किंतु उत्तराधिकारी व्यवस्था का विरोध नहीं किया। कन्फ्यूशियस की कभी भी अतिवादी नहीं हुआ। उसने सदा समझौतावादी प्रतिमानों को स्थापित किया, अर्थात उसने मध्य मार्ग का अनुसरण किया। इस प्रकार कन्फ्यूशियसवाद शासक गुटों के बीच लोकप्रिय हो गया। यह एक परिवर्तनीय दर्शन था। समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे। राज्य द्वारा लागू किए गए कन्फ्यूशियसवादी सिद्धांत के अनुसार सम्राट राज्य का राजनीतिक अध्यक्ष होने के साथ साथ धार्मिक मुखिया भी था। उनका विश्वास था कि सम्राट संपूर्ण विश्व का भाग होने के कारण न केवल मानव जाति पर शासन करने आया है, बल्कि उसको धार्मिक कार्यों को भी पूरा करना था। वह ताइन स्वर्ग का पुत्र था और वह स्वर्ग तथा पृथ्वी का सहायक था। चीन वासियों के अनुसार राजा स्वर्ग पुत्र के रूप में सर्वोच्च शासक होता था और स्वर्ग का आशीर्वाद बने रहने तक उसकी सत्ता बनी रहती थी। जब स्वर्ग की नजरें राजा और साम्राज्य से विमुख हो जाती थी, फिर नया राजा और साम्राज्य उसकी जगह ले लेता था। कन्फ्यूशियसवादी विद्वानों का मानना है कि सर्वशक्तिमान मनुष्य हमेशा अच्छाई का पक्ष लेता है, इसलिए सबको धार्मिक संस्कारों को पूरा करना चाहिए। प्रदेशों में सरकारी पदों पर आसीन अधिकारियों को धार्मिक संस्कारों को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। स्थानीय पर्वतों तथा जल स्रोतों की आत्मा को बलि प्रदान करने की उनसे आशा की जाती थी।
वे कन्फ्यूशियस मंदिरों तथा नगर देवताओं के मंदिरों में आयोजित होने वाले धार्मिक उत्सवों में भाग लेते थे। पूर्वजों का सम्मान करना कन्फ्यूशियस मत की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस प्रकार दर्शन के रूप में कन्फ्यूशियस मत की जड़ें चीन में काफ़ी गहरी थी और इसको जीवन शैली के रूप में ग्रहण किया गया। इस काल के दौरान कई क्लासिक रचनाओं को भी लिखा गया। इन पुस्तकों को बांस की पट्टियों या रेशम पर लिखा गया। इन ग्रंथों का चीन के समाज और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इन रचनाओं में कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। शी चिंग काव्य पुस्तक, इनको चाउ शासन के दौरान लिखा गया था। इसमें विशेष प्रकार की घटनाओं की जानकारी है तथा ये ईश्वर को समर्पित है। शू चिंग इतिहास की पुस्तक, इस पुस्तक में राजनीतिक तथ्यों का संग्रह है। आई चिंग परिवर्तनों की पुस्तक, यह पुस्तक भविष्यवाणियों से संबंधित है। ली ची अनुष्ठान पुस्तक, इस पुस्तक में अनुष्ठानों की सूची है। चुन चिंग, इस पुस्तक में बसंत और शरद ऋतुओं का विवरण है और इसके अंदर ऐतिहासिक तिथिक्रम का महत्व है। आगे चलकर ये सभी रचनाएं कन्फ्यूशियस ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध हुई। स्वयं कन्फ्यूशियस इन ग्रंथों के पुनर्लेखन, संपादन या संशोधन से जुड़ा था। कन्फ्यूशियसवादी समाज और राज्य। जमींदार वर्ग, चीन समाज में इस वर्ग को भूस्वामी के रूप में परिभाषित करना गलत होगा, क्योंकि समय के साथ साथ इस वर्ग के बहुत से सदस्यों ने अनेकों व्यवसायों की शुरुआत की। इस वर्ग के परिवार के बेटे कन्फ्यूशियस दर्शन में गहन शिक्षा की प्रक्रिया से होकर गुजरते थे। उनकी सफलता को मान्यता प्राप्त डिग्रियों के आधार पर आंका जाता था, जिनको वो राज्य द्वारा आयोजित अनेक स्तरों की परीक्षाओं के द्वारा प्राप्त करते थे। परीक्षा में अधिक सफलता प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को शाही सरकार के पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसको चीनी समाज में सर्वोच्च उपलब्धि माना जाता था। इस वर्ग के परिवार में से एक या एक से अधिक सदस्यों के द्वारा सार्वजनिक पद प्राप्त कर लिए जाने पर वे इस पद का प्रयोग अपनी भू संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते और अन्य स्रोतों से भी धन प्राप्त करके अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाते। कृषक वर्ग, चीनी समाज का बहुसंख्यक वर्ग कृषक था। किसानों का शोषण किया जाता था। तीसरी तथा छठी शताब्दी तक विस्थापन के दौर में चीन के केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान बस गए, किंतु भूमि के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई, जिससे भूमि पर आबादी का काफ़ी दबाव बढ़ा। कन्फ्यूशियस सिद्धांत के अनुसार किसान भूदास ना थे, किंतु वास्तविकता में उनकी हालत भूदासों से अच्छी ना थी। कारणवश किसानों को अपनी फसल का आधा भाग जमींदारों को लगान के रूप में देना पड़ता था। उस काल में किसान जमींदारों को देने वाले भू लगान और राज्य को अदा करने वाले भारी करों के बीच फंस गए। किसानों की इस दुर्दशा ने समय समय पर विद्रोह का रूप भी ले लिया, जो अधिकारी गण और शासक के विरुद्ध होते थे। किसानों ने अपने हितों की पूर्ति हेतु संस्थाओं का निर्माण किया, जिसके माध्यम से उन्होंने सेनाओं को संगठित किया। ये सेनाएं स्थानीय या प्रांतीय सरकारों के केंद्रों में लूटपाट करती थी या राजधानी की ओर अग्रसर होने का प्रयास करती थी। जब वह शाही मुख्यालयों में उथल पुथल मचाने में सफलता प्राप्त कर लेती तो उसका अर्थ था शासक वंश का धराशायी होना। इस प्रकार जहां किसान एक और शोषित वर्ग था, वहीं उसने कई बार नए शासक परिवार को चीन के सिंहासन पर बैठाकर कन्फ्यूशियस सिद्धांतों का अनुसरण करवाया। व्यापारी वर्ग, कन्फ्यूशियस दर्शन के अनुसार व्यापारी वर्ग सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पे थे, यहाँ तक कि कृषकों से भी छोटे समझे जाते थे। किंतु व्यापारियों के परिवारों के समृद्ध होने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वे अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा सकते थे। बहुत से व्यापारियों ने अथाह संपत्ति एकत्रित कर ली थी। अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए उन्होंने जमींदार वर्ग के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए और अपने पुत्रों के लिए सरकारी पद प्राप्त किए। लेकिन व्यापार पर राज्य के नियंत्रण के कारण व्यापारी वर्ग के आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में रुकावट आई। राज्य ने भली भांति समझ लिया था कि व्यापार राजस्व का एक शक्तिशाली स्रोत है, इसलिए इस पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। व्यापारिक गतिविधियों पर कर लगाने के साथ साथ राज्य ने आवश्यक उपभोग की वस्तुओं जैसे नमक एवं लोहे पर एकाधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया।
इसके विपरीत व्यापारिक वर्ग ने अपने ऊपर लगाए गए नियंत्रण का विरोध नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े व्यापारी वर्ग राज्य के साथ सहभागी का कार्य करते थे। इस प्रकार व्यापारी वर्ग सहायक संस्थाओं के रूप में कार्य करते रहे। वे कभी भी स्वतंत्र आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति तथा संघर्ष के केंद्र ना बन पाए। इस प्रकार कन्फ्यूशियस विचारधारा, जो कि व्यापारी वर्ग को निचले स्तर पर रखती थी, ने उनके ऊपर अंकुश लगाए रखा। कन्फ्यूशियसवादी राज्य। कन्फ्यूशियसवादी दर्शन के अनुसार राजा को संपूर्ण विश्व की जनता का शासक समझा जाता था। इनके अधीन वे क्षेत्र भी शामिल थे जो चीनी सम्राट की अधीनस्थता को स्वीकार कर लेते थे और स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाते थे। एक अधिकारी साम्राज्यिक प्रतिनिधि के रूप में इन राज्यों में रहता था। इतना ही नहीं, विदेशी प्रतिनिधि या व्यापारिक प्रतिनिधि द्वारा चीनी सम्राट को नजराना पेश करने पर उन्हें भी अपना प्रतिनिधि समझ लिया जाता और उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता। इनका इस्तेमाल चीनी सम्राट की आंतरिक स्थिति तथा सम्मान को मजबूत करने के लिए किया जाता। चीनी सम्राट एक विशाल एकीकृत जनता का सम्राट था, जिसमें चीनी तथा गैर चीनी जनता शामिल थी। वे चीनी जनता को सभ्य तथा गैर चीनी जनता को बराबर मानते थे। यह वास्तविकता थी कि विभिन्न जातीय उत्पत्तियों तथा विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए शासकों ने चीनी साम्राज्य में उच्च पदों को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने शाही व्यवस्था को धराशायी नहीं किया। जब तक इन शासकों ने अपने राज्य में कन्फ्यूशियसवादी सिद्धांतों का अनुसरण किया, तब तक जीवन सामान्य रूप से जारी रहा। सम्राट। चीनी सम्राट कन्फ्यूशियसवादी राजा था। कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था तथा दूसरी ओर प्राकृतिक व्यवस्था दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सम्राट का मुख्य कार्य था कि वह विश्वव्यापी व्यवस्था को बनाए रखे। इस प्रकार सम्राट राजनीतिक तथा सामाजिक उपद्रवों के लिए ही नहीं, बल्कि बाढ़, सूखा, भूकंप जैसे प्राकृतिक घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार था। इस प्रकार के भयंकर अव्यवस्थित समयों में कन्फ्यूशियस परंपरा के अनुसार सम्राट के विरुद्ध विद्रोह को वैध ठहराया गया। एक सफलतापूर्वक विद्रोह को इस बात का प्रमाण माना जाता था कि स्वर्ग ने शासन करने के अपने आदेश को वापस ले लिया था। इस प्रकार चीनी सम्राट प्रतीक मात्र ना था, बल्कि भूमि का वास्तविक शासक था। वह एकमात्र विधि निर्माता था और साथ ही सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी। सम्राट स्वयं को परंपरागत कन्फ्यूशियस राजनीतिक व्यवस्था का संरक्षक समझते थे, जिसके कारण चीन को संकट एवं पतन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तनों को करने में संकोच किया। नौकरशाही। शाही दरबार के अधिकारियों से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों तक संपूर्ण नौकरशाही का निर्माण एक विशेष प्रकार से किया जाता था। यह सुस्पष्ट नियमों, अधिनियमों के द्वारा शासित होती थी। नौकरशाही को कुछ स्वायत्तता भी प्रदान की गई थी। इस कारण विभिन्न सम्राटों की सनक पर इसने रोक लगाने का कार्य किया। चीनी नौकरशाही की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी भर्ती करने की व्यवस्था थी, किंतु सरकारी पदों को खरीदकर या दूसरे सदस्यों से उत्तराधिकार के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता था। इसके बावजूद भी नौकरशाही में भर्ती होने का साधन परीक्षाओं की केंद्रीकृत व्यवस्था थी। हर 3 वर्ष में संपूर्ण साम्राज्य में परीक्षा का आयोजन किया जाता था। इस परीक्षा में सैद्धांतिक रूप से सभी पुरुष शामिल हो सकते थे, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कोई भी हो। इस परीक्षा के द्वारा परीक्षार्थी की कन्फ्यूशियस संबंधी ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी। परीक्षार्थी की पहचान गुप्त रखी जाती थी, ताकि परीक्षक को परीक्षार्थी की कोई व्यक्तिगत जानकारी ना हो पाती और उनका निर्वाचन निष्पक्ष तौर पर हो पाता। परीक्षा के द्वारा भर्ती करने से नौकरशाही का महत्व काफ़ी बढ़ गया। इससे यह सुनिश्चित था कि साम्राज्य के अधिकारीगण बुद्धिमान तथा विद्वान थे। कन्फ्यूशियस विचारों में लंबी शिक्षा के कारण राजनीतिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा सुनिश्चित हो जाती थी, इसलिए उनको उच्च स्तर का आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कन्फ्यूशियस के दर्शन से चीनवासी भली-भांति परिचित थे, पर कुछ ऐसे कारण सामने आए जिससे चीनी समाज पर कन्फ्यूशियस दर्शन की न केवल पकड़ ढीली हुई, बल्कि इस दर्शन के मूल आधार पर भी आघात हुआ। आरंभ में कन्फ्यूशियस दर्शन
घेरे में रहकर सुधार करने की कोशिश की गई, किंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा। कन्फ्यूशियस दर्शन के अनुसार समाज में कई स्तर थे। कुछ निचले तबके के लोग थे, कुछ ऊंचे तबके के लोग थे। निचले तबके के लोगों की स्थिति श्रेष्ठ थी। इस प्रकार की व्यवस्था के आगे के विकास का मार्ग अवरुद्ध होता था। कन्फ्यूशियस दर्शन में युवा की अपेक्षा बुजुर्ग को, वर्तमान की अपेक्षा भूत को, शासित की अपेक्षा शासक को, व्यक्ति की जगह समाज को तरजीह देने की प्रथा विद्यमान थी। कन्फ्यूशियस किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोधी था। यदि इसमें बदलाव किया गया तो समाज का सौहार्द नष्ट हो जाएगा, समाज बिखर जाएगा, व्यवस्था का स्थान अव्यवस्था ले लेगी और समाज का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। वस्तुतः यह एक अनुचित और कट्टरपंथी दर्शन था। राजनीतिक और राजनीतिक और सरकार में कन्फ्यूशियसवाद ने नैतिक शासन के विचार को प्रतिपादित किया था। यदि शासक इसका पालन नहीं करेगा तो वह प्रजा को कैसे संभाल सकेगा। राजनीतिक व्यवस्था का संबंध अलौकिक दुनिया से जुड़ा हुआ था और राजा स्वर्ग का पुत्र था। अंततः राजा को नैतिक और पवित्र होना था। राजा की आज्ञा मानना प्रजा का कर्तव्य था। राजा अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए जन्मा है और यह उसका नैतिक अधिकार था। कन्फ्यूशियस के अनुसार स्त्री पुरुष को समर्पित थी और युवा बुजुर्गों के प्रति नतमस्तक थे। समाज में स्त्री की कोई भूमिका नहीं थी। घर में वह माँ और पत्नी मात्र थी। बच्चा जन्ना और उसका पालन करना उसका सामाजिक कर्तव्य था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वे संपत्ति का दावा नहीं कर सकती थी। किसी भी चीज़ पर उनका कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा ऐसे सामाजिक कुप्रथाएं भी प्रचलित थी जिनके कारण स्त्रियों का जीवन नरकीय हो गया था, जैसे पैर छेदने की प्रथा, दुल्हन को बेचा जाना और बाल विवाह। युवा भी शोषित के दर्जे में आते थे। कन्फ्यूशियस सिद्धांत के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद भी पुत्र का कर्तव्य समाप्त नहीं होता था, बल्कि उसे अपना सम्मान समय समय पर अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता था। इस व्यवस्था से युवाओं के व्यक्तित्व का विकास प्रभावित हुआ। चीन की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी। शिक्षा का केवल एक ही उद्देश्य था, बादशाह के लिए अधिकारी विद्वानों का निर्माण करना, ताकि चीन देश को लगातार नियंत्रण में रखा जा सके। एक शिक्षित व्यक्ति की से यह आशा की जाती थी कि उसे प्राचीन ग्रंथ की बातें कंठस्थ हो। बेहतर स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति अधिक विद्वान माना जाता था। इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इसकी भाषा साहित्यिक और प्राचीन चीनी भाषा थी, जो बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग थी। चीन में कन्फ्यूशियसवादी विचारधारा का प्रभुत्व लंबे समय तक बना रहा। सभी वंशों के शासक वर्गों ने अपने नियंत्रण को जनता पर बनाए रखने के लिए धर्म का प्रयोग किया। आगे चलकर इसमें विद्यमान कुछ कुप्रथाओं का जनता द्वारा विरोध किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप इसके सिद्धांतों में परिवर्तन करना राज्य के लिए अनिवार्य हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।